की बेड़ियां काट दो। अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर अपनी ताकत बना लो। अब वक्त आ गया है कि अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ो। अब वक्त आ गया है कि अपनी वोट से और वोट की चोट से अपने ऊपर हुए के जुर्म का हिसाब दो। नौजवान साथी, सोचो कि चांद बाबू लड़ रहा है, ये सोचो कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये सोचो कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें ताकत चाहिए इन गरीबों के आंसू पूछने के लिए। एक वोट को बूथ तक पहुंचाना है और साबित करना है कि आपका मुकाबला कोई भाजपा कर नहीं सकती। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट ये कहती है कि भाई चांद बाबू ने जिस तरह से लंबे समय से यहाँ मेहनत की है और पिछली बार भी 2022 में जब उनको मौका मिल रहा था तो उनसे वो मौका छीनकर उनकी मेहनत को खामोश कर दिया गया। इस बार यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की टीम ने ये तय किया कि भाई चांद बाबू जो ईमानदार छवि के और संघर्ष करने वाले और कुदरती में बदलाव करने वाले नेता हैं, उनको हमें मौका देना चाहिए। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उस फैसले को दिल से स्वीकार किया। साथ साथ जिन साथियों को मौका नहीं मिला है, हमारे डॉक्टर साहब, मस्कूर भाई और तमाम साथी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उनको ज्यादा मेहनत करनी है कि उनकी मेहनत को देखकर पार्टी ये फैसला ले कि अगली बार आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको भी कहीं ना कहीं मौका देके आगे बढ़ने का, आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। सामान्य साथियों, ये चुनावी सभा है। सबसे पहले तो चुनाव पे हम लोग बात करेंगे कि चुनाव क्यों होते हैं और चुनाव से क्या बदलाव होते हैं। चुनाव क्या बदलाव के लिए होते हैं या चुनाव सिर्फ एक अवसर होता है कि जनता चुनाव में भागीदार बने और फिर अपने घरों में जाके बैठ जाए। इसके लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर को सुनना और समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजनीति में भागीदारी नहीं करोगे, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज जो सरकारें सत्ता में बैठी हैं, वो सरकारें न नौजवानों की सुनती है, न किसानों की सुनती है, न महिलाओं की सुनती है, न कर्मचारियों की सुनती है, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनती है। वो सिर्फ तानाशाही करती है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आपको देखना समझना पड़ेगा। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना होता हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें आरक्षण के साथ छेड़खानी ना होती हो, कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा के नौजवान लोगों को मौका मिले। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि गांव में रहने वाली महिलाओं को उद्योग धंधे लगा के, कुटीर उद्योग लगा के रोजगार देने का काम किया जाए। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनको उनके माँ बाप ने अपना खून पसीना लगाकर पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया है, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाए, नौकरी रोजगार दिया जाए। ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और तो सरकार के पास तो इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगवा के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने का काम करे। मुझे रात को ये समझना है कि 300 साढ़े 300 रुपए की मजदूरी से, 400 रुपए की मजदूरी से आपको सम्मान का जीवन नहीं मिल सकता है। अगर सम्मान का जीवन चाहिए तो फिर आपको ताकत बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना राजनीतिक ताकत के ना आप अपने आप भला कर सकते हैं, ना ही अपने परिवार को आत्मसम्मान और सम्मान की जिंदगी दे सकते हैं, ना ही माँ बहनों को सम्मान का जीवन दे सकते हैं, ना ही अपने घर परिवारों को इतना
इतना मजबूत और संपन्न बना सकते हैं कि आप ये महसूस करें कि हमारे परिवार सम्मान का जीवन जी रहे हैं। आप जानते हैं, मैं तो आपके बीच से निकल के आया और आज भी आपके बीच में रह के इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। और आप ये भी जानते हैं, कभी मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और सूबा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, जहां जहां आपके ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर किसी भी सरकार ने हमला करने का काम किया, आप पर जुर्म जाति ढाने का काम किया, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने और चंद्रशेखर आजाद ने कंधे से कंधा मिलके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और उस आवाज को उठाने का काम किया। मैं आज भी नहीं भूला हूं, मैं आज भी नहीं भूला हूं। यही मुरादाबाद के पास में एक पार्क पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की सजा एक नौजवान को मिली थी और पुलिस की गोली से उसको छलनी कर दिया गया था। उसकी मां उसको अपने पल्लू में रखे रो रही थी और मीडिया से अपील कर रही थी कि भाई चंद्रशेखर आजाद का संदेश पहुंचा दो कि मेरे बेटे को न्याय दिला दे। चुनाव चल रहा था लोकसभा का, मैंने चुनाव को पीछे छोड़ दिया और मैं यही रामपुर पहुंच के मैंने उस परिवार की आवाज उठाने का काम किया और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतनी बड़ी संख्या में मुझ पे और पार्टी संगठन पे भरोसा करने वाले मेरे साथियों, आप ये जानते हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या पुलिस की भर्ती का मामला हो या दरोगा भर्ती का मामला हो या पटवारी भर्ती का मामला हो या आपके कोई भी हत्याबाज हो, कभी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो या एनआरसी का आंदोलन हो, जब मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम किया गया और आपकी वोट लेने वाले नेता घरों में घुस गए, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साद साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो या अखलाक का मामला हो या पहलू का मामला हो या नजीब का मामला हो या कहीं भी कोई जुर्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुर्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुर्म बुढ़ाना में हो रहा है, ये नेता जिनको आपने 37 MP जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के इसी में पड़ के सो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद सड़कों में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत आपसे नहीं की है। और इच्छा ये है, सिर्फ इच्छा ये है कि जिस तरह देश के अमीरों को सुख सुविधा का जीवन मिल रहा है, इस प्रदेश के और देश के हर गरीब को सुख सुविधा का जीवन मिलना चाहिए। इच्छा सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से अमीर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला पा रहा है, गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चों को भी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इच्छा ये है, ज्यादा इच्छा नहीं है। इच्छा ये है, जिस तरह अमीर अपने बच्चों का और खुद का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा के अपनी जिंदगी को बचा लेता है, गरीब को भी उतना अच्छा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में मिलना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि सदियों से जुर्म सहते आ रहे इन गरीबों के हाथ में भी सुख सुविधा सम्मान का जीवन आना चाहिए। बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। इच्छा यह है कि गांव में काम करने वाली मेरी माँ बहनों को, जिनको भट्टे में काम करना पड़ता है, जिनको कोहलू में काम करना पड़ता है, जिनको ईंटें उठानी पड़ती है, जिनको फेरी करना पड़ता है मेरे भाइयों को, और जिन पे जाति धर्म के आधार पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बंद होना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को कर रही है, ये आरक्षण के साथ छेड़खानी बंद होनी चाहिए। मैंने तो पार्लियामेंट में मांग उठाई थी, आपने सुना भी होगा कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, तमाम जातियों के लोग जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, इनको भी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और सभी का जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी का
सम्मान होना चाहिए। जिस तरह का जुल्म आज बहन बेटियों पे हो रहा है, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां खड़ी है, डर लगता है कि कोई गुंडा किसी बहन को अपमानित ना कर दे। और अपमानित करने वाले लोगों को ये भाजपा की सरकार के लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। ईमानदार पुलिस कर्मियों को डराने का दबाने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था को चौकट करने का काम, कानून व्यवस्था को दम तोड़ देने का काम कराते हैं। ये जुल्म जाति बंद होनी चाहिए। बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बहन बेटियों को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। और धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, जिस तरह से अन्य धर्मों के महापुरुषों को, पीर को, पैगंबरों को, जिस तरह से गुरुओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है और देश को अस्थिर किया करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जुल्म जाति में बंद होनी चाहिए। चाहे अपमान धर्म के आधार पे हो या जाति के आधार पर, ये सब बंद होना चाहिए। और मेरी इस बात को आप कान खोलकर सुन लो, ये सत्ता बदलती रहेगी, आती जाती रहेगी। 75 साल से आप देख रहे हैं, सत्ता आती है, वादे करती है, चली जाती है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2022 में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का बिजली का बिल माफ करेंगे। हमारी सरकार बनी तो बहुत कम दामों में बिजली की व्यवस्था करेंगे। हमारी सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार बनी तो नौजवानों को भत्ता देंगे। बताओ मेरे नौजवान साथियों, भत्ता मिलता है क्या? नौकरी मिलती है क्या? रोजगार मिलता है क्या? और तो और रोजगार के आवाज उठाने जाओगे तो लाठियों से पीटने का काम करवाया जाएगा। अपनी हक की आवाज उठाने जाओगे तो जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। और छोटे छोटे चुनाव में, गन्ना सोसाइटी के चुनाव में इन्होंने किसानों के पर्चे भरवा दिए, किसानों पर जुल्म किया। और मुझे तो पीड़ा इस बात की है कि जिन पे जुल्म हो रहा है वो चुप्पी थाम के बैठे हैं। अब वक्त आ गया है कि गुलामी की बेड़ियां काट दो। अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर अपनी ताकत बना लो। अब वक्त आ गया है कि अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ो। अब वक्त आ गया है कि अपनी वोट से और वोट की चोट से अपने ऊपर हुए के जुल्म का हिसाब दो। नौजवान साथियों, आप ये जानते हैं, ये नीला पट्टा ये आत्मसम्मान का स्वरूप है। ये नीला पट्टा समानता का स्वरूप है। ये नीला पट्टा बाबा साहब अम्बेडकर का रूप है। इस नीले पट्टे वालों को तय करना होगा कि संविधान विरोधी ताकतों को जमीन ध्वज हमें करना पड़ेगा, इनको धूल चटानी पड़ेगी और अपने हाथ में राजनीतिक व्यवस्था लेनी पड़ेगी। आज पुलिस के साथी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, मैं इनके लिए भी चिंता करता। मैंने इनके लिए भी पार्लियामेंट में मांग उठाई कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी इनको मिलनी चाहिए और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी इनको मिलनी चाहिए। और बॉर्डर स्कीम से जो है, जिस तरह से इनको परिवारों से दूर रहना पड़ता है, तो बॉर्डर स्कीम भी खत्म होनी चाहिए। ये सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन मैं पुलिस के साथियों को कहना चाहता कि आप चिंता मत करो, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं और आने वाला कल हमारा होगा। इन कमजोरों का होगा, गरीबों का होगा। आप देखना, आपकी मांगों को भी पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। चाहे आशा बहने हो, आंगनबाड़ी बहने हो, भोजन माता हो, हमारे होमगार्ड के साथी हो, पीआईडी के साथी हो, ग्राम रोजगार सेवक हो, सबके वेतन वृद्धि की मांग मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और जो जो जुल्म हो रहा है, चाहे किसानों पे या पहलवान बेटियों पे, सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली में खड़े होके मैं आपके मुद्दों के लिए, आपके हकों के लिए लड़ रहा हूं, असेंबली में एक आदमी मेरे पास नहीं है कि वो इस तरह से लखनऊ में मुख्यमंत्री से हाथ मिला के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे, आपके लिए सवाल करने का काम करे, मुख्यमंत्री जवाब मांगने का काम करे। दुलर्की के मेरे साथियों, आप नहीं चाहते कि हमारी ताकत और बढ़नी चाहिए? बताओ, चाहते हैं नहीं चाहते हो? ये आपके हाथ में है। अगर आपने ठान लिया और जिस तरह से हमेशा मेरी एक आवाज पे आपने खड़े होके ताकत देने का काम किया है, मैं आपको वचन देके कहता हूं, इन जुल्म करने वालों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। आज जो जुल्म कर रहे हैं, ये पिंजरों में जाकर बैठ जाएंगे। आज जो गरीबों की खाल झेल रहे हैं, ये अपनी खाल की रक्षा करते घूमेंगे अगर आपने समझदारी दिखा दी। ये जो नौजवान यहाँ खड़ा है,
हमारी एकता है, उस एकता को मजबूत करने का काम करो। गरीबों का सहारा बनो, कमजोरों की आवाज बनो, मजलूमों के साथी बनो और एकजुट होके इस नाइंसाफी के खिलाफ जंग को मजबूत करो। जब मुझे मौका मिला, मैंने पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मौकों पे हर हक की आवाज को उठाने का काम किया। लेकिन कभी कभी तकलीफ होती है कि असेंबली में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून बन रहे हैं, चाहे नजूल का कानून बना दिया हो लोगों की जमीन रखने के लिए, और एक और उत्तर प्रदेश में एक और बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून को नहीं मानती, उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान को नहीं मानती, उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर से न्याय करती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन घरों में बुलडोजर चलाया गया है, ताकत बनने दो, इन सब घरों को इससे भी मजबूत बना के देने का काम हम लोग करेंगे। इनमें बुलडोजर चलाने का काम किया गया है और इन सरकारों ने जमीन नहीं दी, घर नहीं दिए, रोजगार नहीं दिए, आत्मसम्मान का जीवन नहीं दिया, लेकिन रोज कहीं ना कहीं जबरदस्ती गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के घरों को लूटने के लिए, उनको उठाने के लिए नए इनके पास ऑर्डर आ जाते हैं। अभी यहाँ संभल में 90 परिवारों को जो 50 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे बहजोई में, उनके घर जो है तोड़ दिए, सील लगा दिए। आप ये बताओ, सरकार गरीबों को घर देती है, गरीबों के घर तोड़ती है, बताओ। लेकिन आज की सरकार तो गरीबों से उनका घर छीन रही है। इसका मतलब ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये पैसे वालों की सरकार है। इन पैसे वालों की सरकार के कुंडे बंद करने का समय आ गया है और आप पे मौका है, औरों को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को ये मौका 2027 में मिलेगा, लेकिन आपको ये मौका 2024 में मिल गया है। जो कारनामा नगीना के लोगों ने करके दिखाया, वो कारनामा आप भी दोहरा सकते हो। नगीना में मुझे हराने के लिए इन्होंने एडी चोटी का जोर लगा लिया, चाहे एनडीए अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो, सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। क्यों? वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे चंद्रशेखर आजाद से, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद 1 साल पहले कुछ भी नहीं था, तब भी अपने साथियों के साथ जुल्म को रोकने के लिए मैदान में रहता था, सड़कों में रहता था। अगर वो ताकत में चला गया तो ना कोई जुल्म कर पाएगा, ना कोई गरीब डरेगा, ना किसी को डरा के वोट दिया जाएगा। इसलिए जानबूझ के मुझे रोकने के लिए जोर लगाया। मैं इस मंच के माध्यम से नगीना के साथियों का धन्यवाद करता हूँ और नगीना जाके मेहनत करने वाले हर एक शख्स का धन्यवाद करता हूँ। और जो बात इस वक्त उन्होंने मुझ पर दिखाया था, मैं वचन देता हूँ मेरे खून का एक कतरा हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा और जब तक मैं जीऊंगा उनकी लड़ाई को मैं हर पड़ाव में लड़ने का काम करूंगा, उनकी ताकत बनाने का काम करूंगा। मैं आपको भी कहता हूं, यहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े कुर्ते वाले आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम वाले आएंगे और वो सब आपको ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन आप बताओ, क्या इस एक सीट से उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी? क्या इस एक सीट से उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाएगी? ना बन सकती, ना गिर सकती। लेकिन एक काम जरूर होगा, जो लोग आपको अपना गुलाम समझते हैं उनको ये सबक जरूर लग जाएगा कि अगर इनसे वोट लोगे और इनका काम नहीं करोगे तो ये अपना फैसला भी बदल सकते हैं, ये किसी और को भी ताकत दे सकते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपको वोट डालनी है, मेरी 2 बातों पर गौर कर लो। पहली है कि ये मत सोचो कि चांद बाबू लड़ रहा है, ये सोचो कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये सोचो कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें ताकत चाहिए इन गरीबों के आंसू पूछने के लिए, इन पे होने वाले जुल्म को रोकने के लिए, अपने भाइयों को रोजगार देने के लिए, अपने टूटे हुए कच्चे मकानों को पक्के बनाने के लिए और अपनी हिस्सेदारी के लिए। इस बात को सोच के मैदान में उतरो। हम बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब ने कहा था कि ये वोट हमारा हथियार है और हथियार का प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। अगर हथियार का प्रयोग समझदारी से नहीं किया
तो आपको नुकसान होता है। दो धारी तलवार है। अगर आपने जिम्मेदारी से, समझदारी से मेहनत करके वोट दी तो हाजी चांद बाबू जीतेंगे और आपकी ताकत बनेगी। और गलती से आपने किसी और को वोट दी तो वो जीते हारे, लेकिन आपकी ताकत नहीं बनेगी। क्योंकि आप पे जब जुल्म होता है तो कोई आता है आपके गली में, आपके घर में पूछने के लिए कि क्या हाल है बताओ। आज जो जुल्म हो रहा है कोई पूछने आता है क्या? तो जब आज नहीं आता तो कल क्या आएगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से आपको 17-18 दिन बचे। आपको खुद से योद्धा बनके, बहादुर साथी बनके मैदान में आना है और घर घर जाके लोगों को जागरूक करना है। एक एक वोट को तैयार करना है और 13 तारीख को जब वोट पड़ेगा एक एक वोट को बूथ तक पहुंचाना है और साबित करना है कि आपका मुकाबला कोई भाजपा कर नहीं सकती। आपका मुकाबला अगर कर सकते हो तो आप, और आप अगर आपको कोई रोक सकते हो तो आप अगर ठान लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी से कमर कस लो और जो परिवार बेघर करने की तैयारी संभल में की जा रही है, कल हमारी टीम उन परिवारों से मिलने जाएगी और अगर उनके साथ जुल्म करने का काम किया सरकार ने तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, लोकल क्षेत्र यहाँ के क्षेत्रीय तौर पे कई समस्याएं मेरे सामने आई है। रामगंगा नदी बरसात में ओवरफ्लो होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होता है हर वर्ष। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।